मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में हिस्टोरिकल डेटा, मेथड्स और रिस्क मैनेजमेंट को समझते हुए अगर हम ट्रेड करें तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी 65-70% हो सकती है। ट्रेडिंग इज़ अ मैथ। जब आपको अपने ओपिनियन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है, उस केस में आप ज़्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं। मेरे पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए और वो चेकलिस्ट में ज़्यादातर इंडिकेटर्स अगर पॉजिटिव हैं तो व्यू मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हमें पोजीशन साइज कम कर देनी चाहिए, यानी 4 लॉट की जगह हम 3 लॉट में ही ट्रेड करेंगे। रूल बेस्ड जब आप ट्रेड करेंगे तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे इमोशन नहीं है। विनिंग प्रोबेबिलिटी जनरली मिली 65 से 70%। क्या हमें ऑप्शन में 1:1 पे काम करना चाहिए या 1:2 पे काम करना चाहिए? ज्यादातर ट्रेडर्स जिनको बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं, उनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है कि दे डोंट फोकस ऑन द पोजीशन साइज। मार्केट इज अ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन। साइंस और मैथ्स को यूज करके अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे बेटर रेशियो क्या है, सबसे अच्छा सुटेबल रेशियो क्या है, वो है 1:2 का। पोजीशन साइज आपका सिस्टमेटिक होना चाहिए और पोजीशन साइज में ऑलवेज आप ये मेजर कीजिए कि जो आपकी एंट्री पॉइंट है उससे आपका स्टॉप लॉस का डिस्टेंस कितना है। इंपॉर्टेंट ये है कि कैपिटल को हमें बचा करके रखनी है। प्रॉफिट नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, लॉस नहीं होने देना है। अगर लॉस होगा तो उसको कवर अप करने में बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट कमाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप फटाफट आए और ऑप्शंस में आपने तुरंत ट्रेडिंग चालू कर दी। ऑप्शंस का भी एक प्रोसेस है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को लाइक किया। इसके लिए दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम लोग बातचीत करेंगे ट्रेडिंग की साइकोलॉजी के बारे में, ट्रेडिंग के रिस्क मैनेजमेंट के बारे में और ट्रेडिंग को क्यों मैं ये समझता हूँ कि ट्रेडिंग इज़ अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ट्रेडिंग का ये जो पूरा का पूरा गेम प्लान है, ये न कि इमोशनल, न ही आप इसे गैम्बलिंग बोल सकते हैं। ये ट्रेडिंग एक तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ट्रेडिंग एक तरीके से प्रोबेबिलिटी है, ट्रेडिंग एक तरीके से साइंटिफिक तरीके हैं जिसे अगर आप प्रॉपरली फॉलो करें तो हम सक्सेस पा सकते हैं। जैसे कि अगर ट्रेडिंग को कई लोग बोलते हैं कि गैम्बलिंग है, बट गैम्बलिंग में आप बैक टेस्ट नहीं कर सकते, गैम्बलिंग में आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं लगा सकते, गैम्बलिंग में आप स्ट्रैटेजीज डिवाइस नहीं कर सकते, बट ट्रेडिंग में आप हिस्टोरिकल डेटा पे बैक टेस्ट कर सकते हैं, वेरियस टेक्निकल एनालिसिस यूज कर सकते हैं, पीसीआर डेटा और एडवांस डिक्लाइन रेशियो और सेंटिमेंटल इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के चांसेस 60-70% तक बन सकते हैं अगर हम इसे साइंटिफिक तरीके से यूज करें, मैथमेटिकल तरीके से यूज करें। वहीं जहां तक गैम्बलिंग की बात है तो गैम्बलिंग में ऑलवेज, जैसे कैसीनो है तो कैसीनो में ऑलवेज विनिंग प्रोबेबिलिटी 50-50% ही होती है, क्योंकि वहां पे प्रिडिक्ट कर पाना ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल डेटा काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। वहीं मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में हिस्टोरिकल डेटा, मेथड्स और रिस्क मैनेजमेंट को समझते हुए अगर हम ट्रेड करें तो हमारी विनिंग प्रोबेबिलिटी 65-70% हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बातचीत करने वाला हूं कि ट्रेडिंग को किस तरीके से हम मैथमेटिकल नज़रिए से देख सकते हैं और रिस्क पैरामीटर्स, पोजीशन साइजिंग, स्टॉप लॉस, इन सब को हमें कैसे डिराइव करना चाहिए। हायर वॉलेटिलिटी में आपकी पोजीशन साइज क्या होनी चाहिए और लोअर वॉलेटिलिटी में आपको पोजीशन साइज कैसे रखना चाहिए। तो आइए चलते हैं, बातचीत करते हैं। इसके पहले एक चीज़ और, अगर आप लाइव मार्केट में लाइव डेटा के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और उस चैनल में हम आपको लाइव साइंटिफिक डेटा हाईलाइट करते हैं लाइव मार्केट में कि आप कैसे ट्रेड लें, क्या डेटा देखें। तो ये वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लाइव मार्केट में लर्निंग करनी है तो ये फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब आगे हम लोग बातचीत करें। ट्रेडिंग इज अ मैथ। ट्रेडिंग को हम मैथ के नजरिए से क्यों देखते हैं? क्योंकि ट्रेडिंग एक तरीके से मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट है। ट्रेडिंग एक तरीके से रिस्क को मेजर करना है, एग्जीक्यूशन है और फिर हम उस प्रोसेस को आगे रिपीट करते हैं। ट्रेडिंग का पूरा गेम प्रोबेबिलिटी पे डिपेंड करता है।
यानी कि कोई भी जब आप ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो उस ट्रेड के की एक प्रोबेबिलिटी होती है, विनिंग प्रोबेबिलिटी, कि ट्रेड में आप 60% चांसेस हैं कि विन करेंगे, 70% चांसेस है, डिपेंडिंग ऑन कि किस लॉजिक पे आप ट्रेड ले रहे हैं। फिर आपका रिस्क कंट्रोल है, पोजीशन साइजिंग है और कंसिस्टेंसी है। तो आगे और मेन क्या क्या पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हमें बातचीत करना है। जैसे ट्रेडिंग करने में बेसिकली दो तरीके के व्यू से हम लोग ट्रेड करते हैं। एक तो हो गया कि ओपिनियन ड्रिवन आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी आपने एक ओपिनियन बनाई और उसके बेसिस पे ट्रेड कर रहे हैं। और दूसरा सिस्टम ड्रिवन ट्रेड, यानी आपके पास एक लॉजिक है, आपके पास एक चेकलिस्ट है और उसके ऊपर आप ट्रेड डिसीजन लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सिस्टम ड्रिवन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। और एक ओपिनियन बेस्ड जो ज्यादातर 80-90% ऑप्शन ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो नॉर्मली ओपिनियन ड्रिवन, यानी कि ओपिनियन मतलब एक मन में हमने व्यू बना लिया कि आज तेजी रहेगी, तो हम उसी रैंडम उसी हिसाब से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। हम कॉल ऑप्शंस खरीदते हैं, या अगर मैंने व्यू बना लिया कि मंदी रहेगी तो हम पुट ऑप्शंस पे करते हैं, यानी सिस्टम ड्रिवन ट्रेड नहीं होता है। तो जब हम ट्रेडिंग एज अ मैथ की तरह स्टडी करते हैं तो ओपिनियन ड्रिवन और सिस्टम ड्रिवन। अब ओपिनियन ड्रिवन में क्या क्या नॉर्मली होता है और सिस्टम ड्रिवन में क्या होता है, ये हम डिफरेंस समझते हैं। तो ओपिनियन ड्रिवन जब भी आप ट्रेड कर रहे हैं तो आप देखते होंगे कि जो एंट्री होती है वो एंट्री बेस्ड होती है आपके व्यू के ऊपर, लाइक इट लुक्स, यानी मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हम कॉल ऑप्शन की तरफ ट्रेड करें या बाइंग करें, तो दैट इज अ ओपिनियन ड्रिवन, यानी एक हम ओपिनियन लेकर के चल रहे हैं। दूसरा ओपिनियन ड्रिवन में क्या होता है, स्टॉप लॉस जब आपने लगाया तो कई बार जब आपके स्टॉप लॉस के आसपास प्राइस आने लग जाता है तो आप अपने ओपिनियन, अपने व्यू के कारण कई बार आप देखते होंगे आप अपने स्टॉप लॉस को नीचे मूव कर देते हैं, या कई बार आप स्टॉप लॉस को हटा देते हैं, स्किप कर देते हैं। साइज, पोजीशन साइज में भी ओपिनियन ड्रिवन में क्या होता है, जब आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है, यानी जब आपको अपने ओपिनियन में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लग रहा है, उस केस में आप ज्यादा क्वांटिटी ले लेते हैं। और जब आपको लो कॉन्फिडेंस होता है, यानी अगर एक दो बार स्टॉप लॉस हिट हो गए तो आप अपनी क्वांटिटी कम कर देते हैं। तो ये भी एक ओपिनियन बेस्ड ट्रेडिंग में ऐसा ही देखा जाता है। एग्जिट के केस में भी होप, फियर एंड पीएनएल, यानी अपने प्रॉफिट एंड लॉस को देख करके एग्जिट कर जाना, छोटे प्रॉफिट में एग्जिट कर जाना, फियर के कारण, यानी हल्का सा अगर रिवर्स गई, मेरे अगेंस्ट गई ट्रेड एंड स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ तो अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाना, ये भी एक कारण है जो ओपिनियन बेस्ड आती है। और ट्रेडिंग को जो हम रिव्यू करते हैं ये परफॉर्मेंस पे या विन एंड लॉस पे जनरली हम रिव्यू करते हैं, अपने पीएनएल के बेसिस पे रिव्यू करते हैं। तो ये तो जनरली ओपिनियन बेस्ड होता है, बट राइट क्या है, सिस्टम बेस्ड ड्रिवन मैथमेटिकल ट्रेडिंग में क्या होता है कि जब आप एंट्री कर रहे हैं तो आपका डिफाइंड सेटअप एंड कंफर्मेशन पे एंट्री कर रहे हैं। इसमें क्या हो सकता है, जैसे मैं फॉलो करता हूं कि एंट्री हमें कहां करनी है, एंट्री हमें वी वैप के आसपास करनी है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस के आसपास एंट्री करनी है। अब ओपिनियन ड्रिवन में इट लुक्स बुलिश, आप किसी भी लेवल पे एंट्री कर लेते हैं, बट सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग में क्या हुआ, आप एंट्री हमेशा वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस पे करते हैं। नाउ कंफर्मेशन का मतलब सेटअप, सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग में कंफर्मेशन क्या मिलेगी, कंफर्मेशन मिलेगी सपोज पीसीआर डेटा इज ग्रेटर देन वन कंफर्मेशन, एडवांस डिक्लाइन रेशियो इज ग्रेटर देन 1, सेकेंड कंफर्मेशन। इसके बाद मान लीजिए सेक्टोरल डेटा, सेक्टोरल हीट मैप जो हम लोग देखते हैं कि ऑयल एंड गैस कैसे कर रहा है, बैंकिंग कैसे कर रहा है, अगर वो पॉजिटिव है तो सेंटिमेंट्स इज ग्रेटर देन 1, ये हमारा चेकलिस्ट हो गया। तो इस तरीके से जो भी चेकलिस्ट हो सकते हैं, सपोज कीजिए वीवैप के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं हम लोग, प्राइस वो ट्रेडिंग एवं वीवैप, दिस इज अगेन अ चेकलिस्ट। तो ये जो एंट्री होनी चाहिए, ये सिस्टम ड्रिवन स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आपका डिफाइंड सेटअप होना चाहिए, यानी कि मेरे पास एक चेकलिस्ट होनी चाहिए और वो चेकलिस्ट में ज्यादातर इंडिकेटर्स अगर पॉजिटिव हैं तो व्यू मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। ओपिनियन ड्रिवन में आपका जो व्यू होता है वो एक ओपिनियन बेस्ड होता है, न कि किसी सिस्टम, न कि किसी चेकलिस्ट के ऊपर। तो हमेशा जब आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो आपके पास सिस्टम बेस्ड आप ट्रेड करेंगे तो इमोशन आपको तंग नहीं करेगा, और आपके पास 4-5 इंडिकेटर्स का एक चेकलिस्ट होना चाहिए, जिसमें पीसीआर डेटा हो गया, एडवांस डिक्लाइन रेशियो हो गया, सेंटिमेंट्स हो गए, वॉल्यूम्स हो गए।
तो इन सब डेटा को देख करके आपने डिसाइड किया कि मुझे कॉल ऑप्शन लेना है। सेकंड हो गया कि सेटअप पे एंट्री यानी वीवैप पे एंट्री करना है, तो ये हो गया आपका सिस्टम ड्रिवन स्ट्रेटजी। अब बात आती है कि स्टॉप लॉस की। तो जब ओपिनियन ड्रिवन हम लोग काम करते हैं तो स्टॉप लॉस तो हम लोग जरूर डिफाइन करते हैं, बट जब उसके आसपास प्राइस आती है तो कई बार हम स्टॉप लॉस को स्किप कर देते हैं। बट जब आपका स्टॉप लॉस होगा प्री डिफाइंड और वीवैप के आसपास एंट्री होगी, तो आगे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से इसे रिस्क मैनेज करना है। बट उस केस में एंट्री अगर आप प्रॉपर होगी तो आप स्टॉप लॉस प्री डिफाइंड लेवल पे लेंगे और इसे हम फॉलो करेंगे। साइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है पोजीशन साइजिंग, और इसी में हम लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं। अब इसमें क्या होता है, अगर सपोज कीजिए आप वीवैप के आसपास एंट्री कर रहे हैं और उस लेवल से जो स्टॉप लॉस कैलकुलेट हो रहा है वो बहुत वाइड हो रहा है। जैसे मान लीजिए नॉर्मली 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर होना चाहिए और 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस में मैं मान लीजिए 4 लॉट की क्वांटिटी ट्रेड करता हूं। अगर सपोज कीजिए वीवैप पे एंट्री कर रहे हैं और स्टॉप लॉस आपको 30 पॉइंट मिल रहा है, यानी 30 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूं ऑप्शंस की, एट द मनी कॉल या पुट की बातचीत कर रहा हूं। तो अगर आपको 30 पॉइंट का नीचे स्टॉप लॉस दिख रहा है तो और आप नॉर्मल सिचुएशन में 4 लॉट में ट्रेड करते हैं, तो जब स्टॉप लॉस वाइड दिख रहा है तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, हमें पोजीशन साइज कम कर देनी चाहिए, यानी 4 लॉट की जगह हम 3 लॉट में ही ट्रेड करेंगे। इसका फायदा क्या है कि रुपी लॉस, यानी कि अगर मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो मेरे को रुपी लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस वाइड है तो उस केस में आपको पोजीशन साइज कम करना होगा। ये सिस्टम ड्रिवन अप्रोच के अंतर्गत आता है रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि पोजीशन साइज इज डिपेंडेंट ऑन द स्टॉप लॉस। अगर आपका स्टॉप लॉस सपोज नॉर्मल स्टॉप लॉस आप 20 पॉइंट पे ट्रेड करते हैं एट द मनी में, और आपका स्टॉप लॉस किसी कारण से 15 रुपए का ही बन रहा है, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस मिल रहा है, तो उस केस में 4 लॉट की जगह आप 5 लॉट ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, पोजीशन साइज का जो एडजस्टमेंट हमें करना है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉप लॉस की कितना वाइड है मेरा स्टॉप लॉस, जो वीवैप की एंट्री हम ले रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा वाइड है तो पोजीशन साइज कम होगी, और कम वाइड है तो पोजीशन साइज ज्यादा हो सकती है। क्लियर। अब एग्जिट, अब यहां पे एग्जिट आती है, तो एग्जिट भी आपका रूल बेस्ड होना चाहिए। रूल बेस्ड का मतलब हो गया कि मुझे 1:1 पे मान लीजिए मुझे 50% पोजीशन को बुक कर लेना है, 1:1.5 पे अगला 25% बुक हो जाना चाहिए, और 1:2 पे मेरा 100% पोजीशंस बुक हो जानी चाहिए। तो इस तरीके से एक रूल बेस्ड जब आप ट्रेड करेंगे तो आपके प्रॉफिटेबिलिटी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे इमोशन नहीं है। रिव्यू जो हम लोग करेंगे वो हमेशा अपने मॉडल पे, उसकी एक्यूरेसी पे, उसके विन रेट पे, इसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे, न कि अपने पीएनएल पे कि मुझे कितना प्रॉफिट आया। हमें हमेशा अपने मॉडल को रिव्यू करना चाहिए उसके विन रेट पे। और विन रेट का मतलब ये हुआ कि पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीने में से अगर आप 6 महीने भी प्रॉफिटेबल हैं तो आपका मॉडल अच्छा है। जरूरी नहीं है कि हर महीने आप प्रॉफिटेबल हो, बट पूरे साल में 6 महीने भी प्रॉफिटेबल हैं, और नेट साल के अंत में आप अगर प्रॉफिटेबल हैं, इसका मतलब आपका सिस्टम ड्रिवन मॉडल काम कर रहा है और आपको वो प्रॉफिट बना के बिल्कुल देगा। तो ये डिफरेंस हो गया ओपिनियन ड्रिवन और सिस्टम ड्रिवन में। और आगे इसे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जो मैथमेटिक्स, जैसे मैं बातचीत कर रहा हूं कि जो ट्रेडिंग है ये एक तरीके का साइंस है, एक तरीके का मैथ्स है, और ट्रेडिंग के कुल 6 मैथमेटिकल पिलर्स ऑफ ट्रेडिंग। क्या क्या पिलर्स ट्रेडिंग के हो सकते हैं? नंबर वन इज विनिंग प्रोबेबिलिटी, यानी कोई भी आप ट्रेड ले रहे हैं तो फर्स्ट पिलर आता है कि कितनी आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है, आपके मॉडल की, जिस मॉडल पे काम करते हैं उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है। जैसे कि पीसीआर डेटा पे मैं काम करता हूं, आप लोग सभी जानते हैं। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस को मैं फॉलो करता हूं, आप लोग सभी जानते हैं। तो जब इसको हम लोगों ने बैक टेस्ट किया तो हमें विनिंग प्रोबेबिलिटी जनरली मिली 65 से 70%, यानी कि बैक टेस्टिंग डेटा ये बोलता है कि अगर आप पीसीआर डेटा को फॉलो करेंगे और इसके बेसिस पे आप डेली ट्रेड करेंगे इंट्राडे में, तो आपको 65% विनिंग प्रोबेबिलिटी मिलने के चांसेस हैं। तो कोई भी मॉडल, अगर आप मूविंग एवरेज पे ट्रेड कर रहे हैं, आरएसआई पे ट्रेड कर रहे हैं, या बॉलिंगर बैंड को यूज कर रहे हैं, तो हर मॉडल की एक
विनिंग प्रोबेबिलिटी होती है जिसे आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से पीसीआर डेटा को जब हम लोगों ने बैक टेस्ट किया तो हमें 65% उसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी मिलती है। हेंस फोर्थ, अगर आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो आपको पीसीआर डेटा 100% यूज करना चाहिए, क्योंकि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट सेंटिमेंटल इंडिकेटर है जिसकी एक्यूरेसी 65% से ज्यादा ही कई बार देखने को मिलती है। अब एक्सपेक्टेंसी, सेकंड पिलर क्या हो गया? एक्सपेक्टेंसी, यानी कि प्रोबेबिलिटी तो ये हो गई, अब उसकी कितनी एक्सपेक्टेड विन रेट एंड हाई रेट, लूजिंग रेट है। अब इसको आगे हम और डिटेल में बात करेंगे, एक्सपेक्टेंसी क्या हो सकती है। थर्ड हो गया हमारा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, हम लोग किस रिस्क टू रिवार्ड रेशियो में काम कर रहे हैं, क्या हम 1:1 पे काम कर रहे हैं, 1:2 पे काम कर रहे हैं, और ऑप्शन ट्रेडिंग में नॉर्मली हमें क्या करना चाहिए वो इंपॉर्टेंट है। क्या हमें ऑप्शन में 1:1 पे काम करना चाहिए या 1:2 पे काम करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में आप देखते होंगे ऑप्शन में वोलेटिलिटी काफी है और टाइम वैल्यू डिके होती है। तो अगर इंट्राडे हम ट्रेड कर रहे हैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग जनरली हमें 1:2 से ज्यादा का रिस्क रिवार्ड रेशियो पे काम नहीं करना चाहिए। अगर हम 1:3 पे करेंगे तो कई बार टाइम डिके के कारण हमें प्रॉफिट नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑप्शंस में इंट्राडे में स्विंग के बाद वापस मार्केट रिट्रेस कर जाती है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग 1:2 का रेशियो बहुत सफिशियंट है। अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हैं तो वहां पे डिफरेंट रेशियो हो सकते हैं क्योंकि वो मंथली एक्सपायरी है, बट अगर आप वीकली ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हैं तो 1:2 का एक सुटेबल रेशियो, यानी 1 आप रिस्क रख रहे हैं, अगर 20 पॉइंट का रिस्क रख रहे हैं तो मैक्सिमम 40 पॉइंट का टारगेट होगा एट द मनी ऑप्शंस के लिए। इसके बाद पोजीशन साइजिंग आती है, जो मैथमेटिकल पिलर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोजीशन साइजिंग, क्योंकि पोजीशन साइजिंग से ही आप अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। ज्यादातर ट्रेडर्स जिनको बहुत बड़े बड़े नुकसान होते हैं उनका सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है कि दे डोंट फोकस ऑन द पोजीशन साइज। लॉस हो गया, अगले दिन पोजीशन साइज आपने और इंक्रीज कर दी, फिर आपको लॉस हो गया, उसको रिकवर करने के लिए आपने पोजीशन साइज और इंक्रीज कर दी, और अल्टीमेटली यू एंड अप विथ अ जीरो कैपिटल और आपकी पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाती है। तो पोजीशन साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रॉडाउन का मतलब मैक्सिमम लॉस कितना आप देखते हो, और फिर अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो आप कंपाउंडिंग कैसे करते हैं। तो इन सब के बारे में आगे बातचीत करते हैं, बट ये मेन 6 पिलर्स हैं जिसे हम बोलते हैं कि 6 मैथमेटिकल पिलर्स ऑफ ट्रेडिंग। मार्केट को आप ऐसे समझो कि मार्केट इज अ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन। कैसे मार्केट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन है? क्योंकि हर सेकेंड प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं, और वो प्राइस कैसे चेंज होता है? प्राइस चेंज के पीछे वेरियस इंफॉर्मेशन है। वेरियस इंफॉर्मेशन का मतलब कभी रिलायंस के रिजल्ट आ रहे हैं, कभी फेड की पॉलिसी आ रही है, कभी आरबीआई की तरफ से कोई स्टेटमेंट आ रही है, कभी कोई न्यूज फ्लो हो रही है, कभी किसी स्टॉक में मूवमेंट है। यानी कि प्राइस के मूवमेंट के पीछे इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन अगर है तो प्राइस मूव हो रही है। इसका मतलब मार्केट इज अ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मशीन। जो भी इंफॉर्मेशन मार्केट को मिलती है उसको मार्केट एनएससी, मतलब एक तरीके से मार्केट क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करता है। तो प्रोसेसिंग मशीन हो गई, और आउटपुट निकलती है एक्सपेक्टेशन। जैसे मान लीजिए इंफॉर्मेशन आई, कोई न्यूज आई, कोई डेटा आया, ऑर्डर्स आए, एफआईज के ऑर्डर्स आए, तो वो सारे इंफॉर्मेशन मार्केट समझ करके और एक एक्सपेक्टेशन बिल्ट होती है, पार्टिसिपेंट्स अपना बिलीफ को क्रिएट करते हैं, और फाइनली फिर मार्केट में ऑर्डर्स बाय एंड सेल के गिरते हैं, और फिर प्राइस में रिएक्शन होता है। तो क्या हुआ? कुल मिला के मार्केट इज एन इंफॉर्मेशन प्रोसेस मशीन। जैसी इंफॉर्मेशन मार्केट को आप देंगे वैसा मार्केट रिएक्ट करेगा। यानी कि मार्केट में अगर आप ऐसा देंगे कि ट्रंप के साइड से कुछ नेगेटिव न्यूज फ्लो आ रही है तो मार्केट उसी तरीके से रिएक्ट करेगा, कुछ अगर पॉजिटिव न्यूज फ्लो आएगी तो मार्केट वैसे ही रिएक्ट करेगा। तो कुल मिला के जैसी इंफॉर्मेशन मार्केट को मिलेगी उसी तरीके से एक्सपेक्टेशन बिल्ट होगी, और ऑर्डर प्लेस होंगे, और प्राइस में मूवमेंट आएगा। तो और प्राइस क्या हुआ? प्राइस वो हुआ जहां बायर एंड सेलर्स एग्री करते हैं। अब इसमें क्या होता है? जैसे मैथ क्या कर सकता है? व्हाट मैथ्स कैन डू? मैथ्स कैन हेल्प यू इन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटीज। यानी कि मैथमेटिकल ट्रिक से आप अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की विनिंग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, आप रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं, पे ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मैं बुल स्प्रेड लेता हूं तो किस लेवल पे प्रॉफिट आएगा, किस लेवल पे लॉस आएगा,
कितना दिन होल्ड करूंगा तो मेरा टाइम वैल्यू डिके हो जाएगी। तो ये सारी कैलकुलेशन है, और कैलकुलेशन है तो ये अंडर मैथमेटिक्स आएगी। इसका मतलब, और मैथ क्या नहीं कर सकता, मैथ क्या नहीं कर सकता, गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स आपको मैथ्स नहीं दे सकता। मैथ्स आपको कैलकुलेशन कर सकता है बट गारंटेड प्रॉफिट नहीं दे सकता, और अनसर्टेनिटीज को रिमूव नहीं कर सकता। कोई भी मॉडल अगर आप ऑप्शन मार्केट में या ट्रेडिंग में यूज कर रहे हैं तो कितना भी आप मैथमेटिकल फॉर्मूलेज लगा लीजिए, उसमें गारंटेड प्रॉफिट नहीं हो सकता। रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है, प्रॉपर प्लानिंग हो सकती है, बट देयर इज अ नो गारंटेड प्रॉफिट, नो गारंटेड अनसर्टेनिटीज। तो कुल मिला के हम क्या कर सकते हैं, हम साइंस और मैथ्स को यूज करके अपनी विनिंग प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, न कि हम सर्टेन हो सकते हैं, न कि हम गारंटेड प्रॉफिट बना सकते हैं। अब जैसे एक एक करके और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी इज अ फंक्शन एंड एज एंड रिपीटेशन। अब बेसिकली प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि कोई भी ट्रेड आप ले रहे हैं तो आपकी विनिंग एक्सपेक्टेंसी और नंबर ऑफ ट्रेड्स। अब मान लीजिए मेरी विनिंग एक्सपेक्टेंसी 65% है पीसीआर डेटा की, और नंबर ऑफ ट्रेड्स पूरे महीने में अगर 22 ट्रेड्स में लेता हूं, 22 ट्रेड्स अगर हम लोग लेते हैं, हर दिन एक ट्रेड लीजिए, 22 दिन है, तो 65% इंटू 22 यानी कि करीब 15-16 ट्रेड आपके सही होंगे और बाकी 6-7 ट्रेड गलत होंगे। यानी कि 22 में से आपके प्रॉफिटेबल डेज हो सकता है 15 दिन हो और 7 डेज आपके लूजिंग होंगे। अब प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो देखना होगा कि जो विनिंग ट्रेड्स हैं उसमें मुझे ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए और लूजिंग ट्रेड्स में मेरे कम लॉस होना चाहिए, तभी जाकर के हम ओवरऑल मंथली प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। अगर सपोज कीजिए मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी 65% है, बट रिस्क रिवार्ड रेशियो के हिसाब से मैं लूजिंग ट्रेड्स में ज्यादा लॉस दे रहा हूं और विनिंग ट्रेड्स में कम प्रॉफिट दे रहा हूं, तो उस केस में मेरा ओवरऑल मंथ के एंड में मैं पॉजिटिव होने के चांसेस कम होंगे। तो आपको यह भी ध्यान देना है कि प्रोबेबिलिटी के साथ साथ रिस्क मैनेजमेंट एंड पोजीशन साइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब विन रेट, एवरेज विन रेट, लॉस, एवरेज लॉस, ये सब तो सारा कैलकुलेशन हो गया। अब इसमें हम समझते हैं कि रिस्क रिवार्ड क्यों हमें फॉलो करना चाहिए और कैपिटल प्रोटेक्शन क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, जब आप 1:1 के रिस्क रिवार्ड रेशियो पे प्ले करते हैं, जब 1:1 के रिस्क रिवार्ड रेशियो पे हम प्ले करेंगे तो क्या हुआ, हमारा ब्रेक इवन रेट 50% हुआ। यानी अगर हम 1:1 के रिस्क रिवार्ड रेशियो पे प्ले कर रहे हैं तो 50% कम से कम आपके सही ट्रेड होंगे, तो आप ब्रेक इवन पे रहोगे। यानी कि आधे ट्रेड में आपको लॉस हो गया और आधे में आपको प्रॉफिट हो गया, तो नेट में आप ब्रेक इवन रहेंगे। बट आपके ब्रोकरेज की कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन सब को मिला देंगे तो उस केस में आप लॉस में आ जाएंगे। तो अगर हम 1:1 के रिस्क रिवार्ड रेशियो पे काम करें तो हम नेट लूजिंग रहेंगे। अब ज्यादातर जो ऑप्शन ट्रेडर्स हैं इंडियन मार्केट में, वो क्या करते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम 1:1 के रिस्क रिवार्ड रेशियो पे काम करते हैं। यानी कि अगर उन्होंने 20 पॉइंट का रिस्क रखना है तो 20 पॉइंट का ही प्रॉफिट या उससे कम का ही प्रॉफिट वो नॉर्मली ले पाते हैं। और उस केस में अगर आपका हिट रेशियो 50% से कम होता है तो आप नेट लूजिंग पोजीशंस पे चले जाते हैं। और यही मेन रीजन है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 90% ऑप्शन बायर इंडियन मार्केट में सेबी के डेटा के हिसाब से आज के दिन में लॉस के पोजीशंस में है। अब मान लीजिए मैं 1:1 पे नहीं, थोड़ा सा अपना रेशियो को इंप्रूव करूं और 1:1.5 पे अगर मैं काम करूं, तो उस केस में अगर मैं 40% भी सही होऊंगा, यानी कि अगर मेरा 40% भी सही हुआ, यानी 10 में से 6 ट्रेड भी मेरे अगर सही हो गए, तो इस केस में 10 में से, ये तो 60% हो गया, 10 में से अगर मेरे 4 ट्रेड भी सही हो गए तो भी मैं यहां पे ब्रेक इवन पे रहूंगा और 5 ट्रेड हो गए तो प्रॉफिटेबल रहेंगे। सबसे बेटर रेशियो क्या है, सबसे अच्छा सुटेबल रेशियो क्या है, वो है 1:2 का। अगर हम 1:2 पे काम करेंगे तो नॉर्मली 33% का विन रेट अगर हमारा आता है तो हम प्रॉफिटेबल रहेंगे। अब जिस मॉडल के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूं, पुट कॉल रेशियो, पीसीआर, जिसकी एक्यूरेसी 65% के आसपास आती है, तो अगर हम इस मॉडल को फॉलो करें और 65% के आसपास का हिट रेशियो है, और अगर हम कहीं ना कहीं
0.1 से 1.5 या 1:2 के रेशियो में काम करें तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप मंथ ऑन मंथ प्रॉफिटेबल हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क रिवार्ड मैट्रिक्स कैलकुलेशन एंड 65% विनिंग रेट ऑफ दैट मॉडल। अगर 1:3 के रेशियो में अगर कोई काम करते हैं तो 25% ही है, बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 1:3 का मतलब हो गया कि आप 20 पॉइंट का रिस्क रख रहे हो और कम से कम 60 पॉइंट का आप रिवार्ड के लिए वेट कर रहे हो, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। कई बार 1:4 मतलब 20 पॉइंट का रिस्क हो गया और 80 पॉइंट का रिवार्ड हो गया, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो जो प्रैक्टिकली मार्केट में पॉसिबल है वो मैक्सिमम 1:2 और 1:3 तक भी कभी कभी एक्सपायरी वाले दिन बड़ी मूवमेंट मिलती है तो मिल सकते हैं। तो ये हो गए रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, और ये चार्ट आपको गूगल वगैरह में बहुत जगह मिलेगा, बट इसमें सीखने की चीज है कि मैक्सिमम 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो इंट्राडे के लिए बहुत ही बेहतर रिस्क रिवार्ड रेशियो है। और उसके ऊपर अगर आप पीसीआर डेटा को यूज करते हैं और 65% उसकी अगर मेरी विनिंग प्रोबेबिलिटी है और 1:2 के रिस्क रिवार्ड रेशियो पे आप काम करेंगे एट द मनी कॉल में, तो चांसेस हैं कि आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी ओवरऑल पूरे साल में प्रॉफिटेबल होने के बहुत अच्छे चांसेस बन जाएंगे। अब मान लीजिए पोजीशन साइज कैसे किया जाता है, अब इसके ऊपर बातचीत कर लें एक बार। पोजीशन साइजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पोजीशन साइज हमें नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पोजीशन साइज अपने कॉन्फिडेंस पे करते हैं कि कभी बहुत ज़्यादा बुलिश लग रही है तो हमने 4 लॉट ले लिया, 10 लॉट ले लिया, और अगर कभी कॉन्फिडेंस डाउन है तो 2 ही लॉट लिया। ये सही मेथड नहीं है। पोजीशन साइज आपका सिस्टमेटिक होना चाहिए, और पोजीशन साइज में ऑलवेज आप ये मेजर कीजिए कि जो आपकी एंट्री पॉइंट है उससे आपका स्टॉप लॉस का डिस्टेंस कितना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं 24,200 की कॉल, फॉर एग्जाम्पल 200 की कॉल अगर मैं बाय करता हूं 100 रुपए पे, ठीक है, और स्टॉप लॉस 70, स्टॉप लॉस 80 और स्टॉप लॉस 90। अब मान लीजिए पोजीशन साइज पे एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि 100 रुपए पे ये हमारी एंट्री प्राइस है। आपने देखा कि जो आपका स्टॉप लॉस मिल रहा है, स्टॉप लॉस जनरली कैसे लगाना चाहिए, वीवैप पे एंट्री करनी चाहिए, और स्टॉप लॉस नॉर्मली हम लोग डे लो का जो ऑप्शन है उसका डे लो के आसपास ऑप्शन का आपको स्टॉप लॉस रखना चाहिए। यानी कि अगर आप 100 रुपए पे एंट्री कर रहे हैं और डे का लो अगर मान लीजिए 90 रुपीज है तो आपका स्टॉप लॉस 88 के आसपास होगा। 100 रुपए पर एंट्री कर रहे हैं विच इज अराउंड वीवैप और डे का लो 80 है तो आपका स्टॉप लॉस कहीं 78 के आसपास होगा, डे लो के नीचे। और अगर डे का लो 70 है तो आपका स्टॉप लॉस 68 के आसपास होगा। यानी कंक्लूजन ये हुआ कि अगर मुझे स्टॉप लॉस रखना है तो जो सबसे सुटेबल स्टॉप लॉस होता है जहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं हो। स्टॉप लॉस का मतलब हुआ कि मार्केट की वोलेटिलिटी में वैसा स्टॉप लॉस जो जल्दी से ट्रिगर नहीं हो और स्टॉप लॉस हंट नहीं हो जाए। इसके लिए हमें डे लो से अगर हम हल्का सा नीचे रखेंगे तो हंट होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि वोलेटिलिटी में कई बार आप देखते होंगे स्टॉप लॉस हंट होते हैं, तो इसलिए डे लो के हल्के से नीचे स्टॉप लॉस सुटेबल स्टॉप लॉस होता है। अब यहां पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं पोजीशन साइज की। मान लीजिए अगर मैं ट्रेड करता हूं सपोज कीजिए 4 लॉट में और 65 का लॉट साइज है निफ्टी का, तो 240 शेयर हो गए। अगर मुझे 90 का स्टॉप लॉस मिल रहा है तो कितना हुआ, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया। यानी अगर मेरा ये स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो 2400 रुपए का मुझे नुकसान आएगा। और नॉर्मली जब ट्रेड करते हैं तो हम लोग नॉर्मली अगर प्रिपेयर्ड है कि नहीं मुझे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस पे प्ले करना है, ये एक तरीके से आपकी स्ट्रेटजी में आप प्रिपेयर्ड हो कि नहीं मुझे 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस पे हर दिन प्ले करना है। अब यहां पे 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस पे 4 लॉट पे अगर आप ट्रेड करते तो आपका लॉस बनता था 4800 का। इसका मतलब क्या हुआ, जब स्टॉप लॉस छोटा है तो आप 4 लॉट की जगह यहां पे 8 लॉट की पोजीशंस में काम कर सकते हैं, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस छोटा है। सपोज कीजिए स्टॉप लॉस 70 है, यानी 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है, और आपको 20 रुपए का रिस्क ही लेना है, यानी कि 20 × 4, यानी कि आपको 4800 रुपीज से ज्यादा का रिस्क नहीं लेना है।
इस केस में क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस जब 30 पॉइंट का बन रहा है 30 पॉइंट का, तो आपकी पोजीशन साइज 4 लॉट से घट के 3 लॉट के आसपास आ जाएगी या 2 लॉट के आसपास आ जाएगी। यानी एग्जैक्ट कैलकुलेशन आपको क्या करनी है, आपको यह करनी है कि अगर एंट्री पॉइंट से आपका स्टॉप लॉस वाइड हो रहा है तो रुपी टर्म्स में आपका ज्यादा नुकसान होगा अगर वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगी। अगर आप सेम क्वांटिटी रखेंगे तो उस केस में आपको पोजीशन साइज कम करनी है, और अगर स्टॉप लॉस छोटा मिल रहा है तो पोजीशन साइज आप इंक्रीज करके ट्रेड कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं पोजीशन साइजिंग बेस्ड ऑन द डिस्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस। अगर डिस्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस इज वेरी वाइड तो आपका पोजीशन साइज उस केस में छोटा हो जाता है, एडजस्ट किया जाता है। तो ये होता है बेसिकली, रिस्क को आप चूज करो, डिफाइन स्टॉप लॉस, कैलकुलेट द क्वांटिटी, और फिर आप करेक्ट पोजीशन साइज ले सकते हैं। अच्छा, कॉमन मिस्टेक क्या होती है कि सेम लॉट्स ऑन एवरी ट्रेड, हर ट्रेड में हम सेम लॉट लेते हैं, ये राइट स्ट्रेटजी नहीं है। पोजीशन मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इक्वल पोजीशन शुड नॉट बी टेकन इन एवरी ट्रेड। डिपेंडिंग ऑन द स्टॉप लॉस आप अपनी पोजीशन साइज को एडजस्ट कर सकते हैं। सो अगेन दिस इज अ रेगुलर एडजस्टमेंट। सो इसीलिए मैं बोलता हूं कि ट्रेडिंग इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो आप रेगुलर एडजस्टमेंट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पैरामीटर्स। क्लियर? इसमें हमें क्लियर हो गया होगा कैसे हमें पोजीशन साइज को चेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉप लॉस। अब मान लीजिए स्टॉप लॉस और साइज के लिए हम किस तरीके से अभी ट्रेड करते हैं और राइट वर्क फ्लो हमारा क्या होना चाहिए। अभी जैसे आप देखते होंगे कि जब आपको ट्रेड करना होता है सबसे पहले आप लॉट साइज डिसाइड करते हैं कि मुझे कितने लॉट लेने हैं। मान लीजिए मुझे कॉल ऑप्शन लेना है तो एक फर्स्ट आप क्या डिसाइड करते हैं कि मुझे कितने लॉट लेने हैं, ठीक है। उसके बाद इंटर बिकॉज सेटअप लुक्स गुड, आप सेटअप जो भी आपका सेटअप बन रहा है, मूविंग एवरेज, चार्ट्स, ग्रीन कैंडल, आप ट्रेड ले लेते हैं। प्लेस अ कन्वीनियंट स्टॉप लॉस, जो आपको स्टॉप लॉस एक लगता है कि नहीं मैं ये लगा देता हूं, वो आप लगा देते हैं, और फिर स्टॉप लॉस को ऊपर नीचे छेड़छाड़ करते रहते हैं। ये अभी ये तरीका है विच इज अ रॉन्ग मेथड ऑफ ट्रेडिंग। राइट क्या हो सकता है, सबसे फर्स्ट में डिसाइड लॉट को करने की जगह हमें लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है कि कौन से लेवल पे मुझे एंट्री करनी है। लॉट से कोई मतलब नहीं है, कौन से लेवल पे मुझे एंट्री करनी है। फिर जिस लेवल पे मैं एंट्री करूं, सपोज कि जो ऑप्शन का प्राइस चल रहा है 120, वीवैप के हिसाब से सुटेबल एंट्री पॉइंट बनती है 95, स्टॉप लॉस आपका बनता है 75, डे लो के नीचे स्टॉप लॉस बनता है 75, ठीक है। एंट्री बनती है आपकी 95, यानी स्टॉप लॉस डिस्टेंस कितना हो गया 20 रुपीज का। अब इसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है पोजीशन साइज कि अगर 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बनता है और मैं कितने रुपए का लॉस देने में कंफर्टेबल हूं ताकि मुझे डिस्कंफर्ट नहीं हो। सपोज कीजिए मैं एक दिन में 5,000 रुपए का लॉस देने में कंफर्टेबल हूं, उससे ज्यादा मैं लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता हूं। तो उस केस में क्या होगा, 5,000 रुपीज डिवाइडेड बाई 20 इज योर स्टॉप लॉस, विल बी योर पोजीशन साइज। अगर आपको लगता है कि मैं एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 3,000 रुपए का लॉस दे सकता हूं, इससे ज्यादा मैं लॉस नहीं दे सकता हूं, तो 3,000 इज योर लॉस टेकिंग कैपेसिटी फॉर अ डे डिवाइडेड बाई 20 पॉइंट्स, जो मैक्सिमम आप दे सकते हैं। तो आपका उससे लॉट्स निकल जाएंगे कि आपको कितने लॉट्स लेने हैं, यानी कि तो इस तरीके से बेसिकली हमें ये निकालना है कि कितना लॉस मैं दे सकता हूं और उसके हिसाब से पोजीशन साइज आपको रिड्यूस या इंक्रीज आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली राइट मेथड होगी, और उसके बाद ट्रेड लेते हम स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं। तो और बिना स्टॉप लॉस के कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में टाइम वैल्यू डिके है और आप स्टॉप लॉस नहीं प्लेस करेंगे तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल डिप्लीट हो सकती है। अब स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग का एक और मेथड है। एक तो मैंने अभी सिखाया कि भाई कितने डिस्टेंस है, दूसरा एटीआर या वोलेटिलिटी बेस्ड स्टॉप लॉस, यानी जब मार्केट में विक्स ज्यादा है, विक्स 15 से ऊपर है, विक्स 20 से ऊपर है, 25 से ऊपर है, तो जब विक्स ज्यादा होगी तो मार्केट की रेंज वाइड हो जाएगी, और मार्केट की रेंज वाइड होने से आप फ्लक्चुएशंस बड़ी हो जाएगी, तो उस केस में आपके स्टॉप लॉस वाइड हो जाएंगे।
तो उस केस में आपको अगेन पोजीशन साइज रिड्यूस करना पड़ेगा। यानी कि अगर विक्स ज्यादा है तो पोजीशन साइज कम होगी। अगर मार्केट का एटीआर ज्यादा है, जिसे हम बोलते हैं एवरेज ट्रू रेंज, एटीआर एवरेज ट्रू रेंज यानी मार्केट की एटीआर बढ़ गई तो पोजीशन साइज कम हो जाएगी। यानी कि पोजीशंस की जो साइज है वो हमेशा इक्वल क्वांटिटी पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा डिपेंडिंग ऑन द वोलेटिलिटी, डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस ऑफ स्टॉप लॉस लेवल फ्रॉम अ एंट्री पॉइंट एंड एटीआर, ये 3 फैक्टर हैं जिसके बेसिस पे आप स्टॉप लॉस लेवल्स और पोजीशन, खास तौर से पोजीशन साइज आप डिसाइड करते हैं कि मुझे कौन से लेवल कितनी पोजीशंस लेनी चाहिए। अब जैसे यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ड्रॉ डाउन रिकवरी को हम कैसे मैथमेटिकली कैलकुलेट करें। कई बार हमारा जो कैपिटल है वो ड्रॉ डाउन हो जाता है, यानी कि लॉस हमें हो जाती है। तो उसे रिकवर करने के लिए अगर मान लीजिए आपने 5% का आपका ड्रॉ डाउन हो गया, यानी 5% आपने कैपिटल ड्रॉ डाउन हो गया, तो 100 रुपए में से अगर 5% का ड्रॉ डाउन हुआ तो आपको रिकवर करने के लिए कम से कम 5.3% कमाना होगा, तब जाके आप रिकवर कर पाएंगे। क्योंकि 100 रुपए वाली चीज आपकी 95 हो गई। अब 95 रुपीज, अब तो आपके पास कैपिटल तो बचे 95 रुपीज ही। अब मुझे वापस उसको 100 रुपया करना है, तो और कैपिटल है मेरे पास 95, तो 95 पे आपको कम से कम 5.3% कमाने होंगे, तब जाके वो 100 रुपया बनेगा। अगर मान लीजिए आपको लॉस हो गया 10% का, तो आपको 11% कमाने होंगे। सपोज मुझे 30% का लॉस हो जाता है, तो मुझे कम से कम 43% में कमाऊंगा, तब जाकर के मेरा कैपिटल वापस 100 होगा। यानी अगर 30% लॉस हो गया तो 100 रुपए की चीज 70 रुपीज आपकी रह गई। अब वो 70 रुपीज पे जब आप ट्रेड करेंगे तो 43% आप कमाएंगे, तब जाके आपका 100 रुपया होगा। इसलिए यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि कैपिटल को हमें बचा करके रखनी है। प्रॉफिट नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, लॉस नहीं होने देना है। अगर लॉस होगा तो उसको कवर अप करने में बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट कमाने पड़ेंगे। सपोज आपने अगर 50% का लॉस कर दिया, यानी कि 100 रुपया से आपके पास 50 रुपया बचे हैं। अब इस 50 रुपया को 100 रुपया करने के लिए आपको कितना 100% कमाने पड़ेंगे, जो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। इसका मतलब शुरू से ही हमें ध्यान ये रखना है कि मेरा कैपिटल को किसी भी केस में ड्रॉडाउन सिचुएशन में नहीं जाने दें। कई ऐसे ट्रेडर होते हैं जिनके 60-70% तक भी कैपिटल लॉस हो जाते हैं और वो रिकवर करना चाहते हैं। तो अगर 60% लॉस है, यानी कि 100 रुपया का फंड आपका 40 रुपया बच गया, और 40 को अगर वापस 100 करना है तो 150% कमाना होगा, और उसके चक्कर में ये 40 भी चले जाते हैं। तो ध्यान क्या रखना है कि हमें लॉस का काम करना ही नहीं है। अगर लॉस हो रहा है तो फिर अगर आपसे ऑप्शन में नहीं प्रॉफिट बन पा रहा है तो उस केस में आपको फिर ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ करके इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एक बार लॉस हो गया तो फिर रिकवर करना बहुत टफ हो जाता है एज पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। अब जैसे स्मॉल रिस्क से ही जनरली हमें ट्रेड करना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं और हर ट्रेड में आपने 1% के आसपास का अगर आप रिस्क लेकर के चल रहे हैं, तो आप मान लीजिए कि 10 ट्रेड भी आपके कंजिक्यूटिव लॉस हो जाएंगे, तो आपका 90% कैपिटल रहेगा। अगर आप मान लीजिए 3% का रिस्क लेकर के चल रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, 3% का रिस्क लेकर के चल रहे हैं और आपके 10, मैं मान रहा हूं कि 10 कंजिक्यूटिव ट्रेड्स मेरे लॉस हो गए, तो भी आपके पास 73% का कैपिटल बचा रहेगा। और अगर आप 5% का रिस्क लेकर के चल रहे हैं तो 10 कंजिक्यूटिव ट्रेड लॉस हो गए तो आपके 60% का फंड्स बचेगा। तो कुल मिला के जो सुटेबल है कि मैक्सिमम 3% से ज्यादा हमें रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि अगर हम 4-5% वाली कैटेगरी में जाएंगे तो फिर उस केस में बड़ा लॉस हो सकता है। यानी कि कोई भी ट्रेड जब आप लें तो आप अपने कैपिटल का मैक्सिमम 3% से ज्यादा रिस्क लेकर के नहीं चलें। जनरली आप गूगल में स्टडी करेंगे तो आपको यह बताया जाएगा कि 1% रिस्क ही नॉर्मली लिया जाता है, बट ऑप्शन ट्रेडिंग में ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 1%, आप 3% का रिस्क लेकर के ट्रेड कर सकते हैं। बट ध्यान ये रखना है कि किसी केस में ड्रॉडाउन 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 40-50% ड्रॉडाउन हो गए तो रिकवर करने में फिर उसमें बहुत ज्यादा आपको दिक्कत आ सकती है। अब कुल मिला के फाइनली जो ये ट्रेडिंग है ये पूरा का पूरा गेम ऑफ मैथमेटिक्स है। इसे हमें गेम ऑफ डेटा साइंस है, क्योंकि डेटा में आप पीसीआर यूज करते हैं, डेटा में आप ओपन इंटरेस्ट यूज करते हैं, डेटा में आप वॉल्यूम यूज करते हैं,
डेटा में सेंटिमेंट्स यूज़ करते हैं, और ये एक तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसमें वेरियस इंफॉर्मेशन मशीन इंफॉर्मेशन जाती है और मशीन से आउटपुट हमें प्राइस का मूवमेंट मिलता है। तो कुल मिला के ये जो इंफॉर्मेशन मशीन है और इससे जो प्राइस का आउटपुट हो रहा है, तो इसे हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम ऑप्शन ट्रेड करें तो हमारे पास प्रॉपर डिफाइंड रूल्स होने चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। यानी मैं कब एंट्री करूं, मेरा एंट्री प्लान क्या होना चाहिए, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, ये कॉस्ट, ये सब सारे के सारे, अब जब तक कुछ ना कुछ हद तक एकदम प्रैक्टिकली ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि आप एकदम 100% रूल बेस्ड काम कर लें, बट ये जरूर है कि 60-70% आपका डिफाइंड मेथड होना चाहिए, तब जाकर के आप ऑप्शन में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सेकेंड, कोई भी स्ट्रेटजी आप करें उसकी हिस्टोरिकल बैक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब आप हिस्टोरिकल बैक टेस्ट करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल, उसमें क्या माइनस पॉइंट है, क्या पॉजिटिव है, किस बैक टेस्टिंग में कौन से लेवल में ये स्ट्रेटजी अच्छी काम करती है, कब ये काम नहीं करती है, इवेंट में कैसा काम करती है, हाई वीक्स में कैसा काम करती है, लो वीक्स में कैसा काम करती है, सारा समझ में आ जाएगा। डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे रिजल्ट्स हैं, अप ट्रेंडिंग मार्केट में कैसे रिजल्ट्स हैं, विनिंग रेट, हाई हिट रेट, तो ये बेसिकली बैक टेस्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद पेपर ट्रेडिंग भी जरूरी है, यानी कि बैक टेस्ट करने के बाद थोड़े दिन आप पेपर ट्रेड कीजिए, फिर थोड़े थोड़े कैपिटल से कीजिए और फिर आप स्केल अप कर सकते हैं। कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप फटाफट आए और ऑप्शंस में आपने तुरंत ट्रेडिंग चालू कर दी। ऑप्शंस का भी एक प्रोसेस है, स्ट्रेटजी, बैक टेस्ट, पेपर ट्रेड, छोटे फंड से फिर आप उसको धीरे धीरे स्केल अप कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से पूरी समरी हुई, और फाइनलाइज अगर मैं करूं तो फाइनली जब आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं तो आपके पास एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जिसकी कुछ ना कुछ एज हो, कम से कम उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% से ऊपर होनी चाहिए। अगर आप 50% के विनिंग प्रोबेबिलिटी पे किसी भी मॉडल को यूज करेंगे और 1:1 के रेशियो पे काम करेंगे तो आपके को ओवरऑल प्रॉफिट कमाना टफ है। प्रॉफिट तभी आएगा जब आपके मॉडल की विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% से ऊपर है। जैसे कि पीसीआर डेटा के बारे में मैं बातचीत करूं तो उसकी एक्यूरेसी 60% से ऊपर आती है, तो एक एज हो गया। यानी कि आपके मॉडल में, आपके सेटअप में एक एज होनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपका सेटअप क्या है। फिर आपका स्टॉप लॉस और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, ये भी जनरली 1:2 पे ही हमें काम करना चाहिए। 1:1 के रिस्क रिवार्ड रेशियो पे विनिंग प्रोबेबिलिटी फिर हमारी कम हो जाती है, क्योंकि हम कम प्रॉफिट्स बुक करते हैं और लॉस बड़ा बुक करते हैं। तो कुल मिला के पूरे समरी यही है कि आपके जो जिस मेथड पे भी आप काम कीजिए उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी हमेशा 50% से ज़्यादा यानी 60-65 होनी चाहिए, और सेकेंड 1:2 के रेशियो पे हमें मोस्ट ऑफ द टाइम काम करना चाहिए। तीसरी चीज, ऑप्शन जो है या जो ट्रेडिंग है ये पूरी की पूरी तरीके से मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है, इसे हमें गैम्बलिंग नहीं समझना चाहिए और इसे गैम्बलिंग की तरह ट्रेड भी नहीं करना चाहिए। पूरा डेटा को देख करके, डेटा को समझ करके ट्रेड करना चाहिए। खास तौर से मैं बार बार जैसे पीसीआर डेटा के बारे में बातचीत कर रहा हूं तो मैं ये हाईलाइट करना चाह रहा हूं कि ये वन ऑफ द टेस्टेड मॉडल है जिसे हम लोग कई सालों से यूज कर रहे हैं, और आपको भी पीसीआर डेटा, वीवैप, एडवांस डिक्लाइन रेशियो और मार्केट के सेंटिमेंटल हीट मैप्स जो एनएससी की वेबसाइट में भी अवेलेबल है उसे यूज करना चाहिए। उसके बेसिस पे आप ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं। अब लाइव मार्केट में आप इन सब चीजों की एक्यूरेसी देखना चाहते हैं कि ये सब जो चीजें मैंने आज बातचीत करी कितना एक्यूरेट है, कितना काम करती है, तो इसको देखने, सीखने और समझने और लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए आप मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल है इंडेक्स ट्रेडिंग विद सीए नितिन मुरार का, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और लाइव मार्केट में जो हम लोग आज बातचीत करी, आज मैंने इस पूरे वीडियो में किस तरीके से मॉडल्स को देखना है, कैसे डेटा को देखना है, सारा कुछ वहां पे आप सीख जाएंगे और फिर खुद से लाइव आप ट्रेड कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है
आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी लगा होगा, बट कोई बात नहीं, धीरे-धीरे ऑब्जेक्टिव यही है कि ट्रेडिंग को हमें साइंटिफिक तरीके से सोचना है, ट्रेडिंग को हमें मैथमेटिकल तरीके से सोचना है, ट्रेडिंग को हमें प्रोबेबिलिटी की तरीके से सीखना है, ट्रेडिंग में हमें रिस्क मैनेजमेंट करना है, पोजीशन साइजिंग करना है और ट्रेडिंग में प्रॉफिट बिल्कुल कमाया जा सकता है, ऑप्शन बायर भी कमा सकते हैं और मैं काफ़ी सालों से ऑप्शन बाइंग में ट्रेड कर रहा हूं और विनिंग प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी बन सकती है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने इतने प्यार से इस वीडियो को देखा, लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, इसके लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।